हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 3 तातारा वामिरो कथा, जिसको लिखा है लीलाधर मंडलोई जी ने, इसे पढ़ रहे थे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में और आसानी हो। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से वामिरो ने अपना नाम बताया था और तातारा ने उससे पूछा था कि कल वो यहाँ आएगी कि नहीं। तो वामिरो ने क्या जवाब दिया? नहीं, शायद कभी नहीं। वामिरो ने अन्य मनस्कतापूर्वक कहा, अर्थात जिसका चित्त कहीं और है, उसका मन कहीं और ही था। झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे तातारा के वाक्य गूंज रहे थे, क्या वामिरो, मेरा नाम तातारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारी बाट जोहूँगा। बाट यानी प्रतीक्षा करूँगा, जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तातारा उसे जाते हुए बस निहारता रहा, एकटक देखता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तातारा से मुक्त होने की एक झूठी झटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार तातारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने तातारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही तातारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, उचित समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। तातारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ था। निर्निमेष जिसका मतलब होता है कि बिना पलक झपकाए। तो यहाँ पे कहा गया है कि तातारा ने वामिरो को कहा कि कल तुम आओगी कि नहीं, तो उसने कहा नहीं, और वो वहाँ से चली गई दौड़कर। तब वामिरो को तातारा ने कहा कि मैं तुम्हारी यहाँ बाट जोहूँगा, तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। जब वामिरो घर पहुँची तो उसे मन में कुछ बेचैनी होने लगी और वो झंझलाहट के साथ या झल्लाहट के साथ उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने मन में या अपने मन की दिशा को कहीं और ले जाने का प्रयास किया। लेकिन बार बार उसे तातारा के द्वारा जो याचना की गई थी कि कल तुम आना, वही बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। और उसने तातारा के बारे में पहले भी कई कहानियाँ सुन रखी थी कि वो एक साहसी युवक है, लेकिन जब वो उनसे मिली तो वो उसे सुंदर, बलिष्ठ, किंतु उसके अलावा उसने बेहद शांत लगा, उसे सभ्य लगा और भोला लगा। तो वामिरो जो है वो अपने जीवन साथी में ऐसा ही या जीवन साथी के बारे में ऐसा ही सोचती थी कि ऐसा ही व्यक्ति उसका जीवन साथी हो। लेकिन उसे कहीं ना कहीं ख्याल ये भी आया कि ये उसके गांव की परंपरा के विरुद्ध होगा कि दूसरे गांव के युवक से संबंध जोड़ना। अतः उसने सोचा कि इसे भूल जाना ही सही है, और ऐसा सोचकर भी उसे बार बार तातारा की वो यादें, वो दृश्य, कैसे वो याचना कर रहा था और कैसे वो प्रतीक्षा में डूबा हुआ है, इस तरीके से उसे वो याद आ रहा था। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। व्यथित अर्थात दोनों के हृदय व्याकुल थे या दुखी थे। व्यथित यानी दुखी। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी तातारा के लिए, मानो पूरे दिन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके यहाँ पे बताया गया उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो? वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था, बस आस
की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों अर्थात झुंड में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वही खड़ा था, निश्चल और शब्दहीन। निश्चल यानी स्थिर। यहाँ पे ततारा वामिरो का इंतज़ार कर रहा था और उसे ये लग रहा था कि वो आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन धीरे धीरे एक झलक दिखाई दी और वो थी, सहसा नारियल के झुंड के पास एक आकृति दिखाई दी। वो और नहीं बल्कि वामिरो ही थी और वो घबराई हुई थी और छुपती छुपाती आगे बढ़ रही थी और बीच बीच में इधर उधर अपनी दृष्टि रख रही थी कि कोई देख न ले। और यहाँ कहा गया कि जब दोनों एक दूसरे के सामने आए तो दोनों शब्दहीन थे, दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन दोनों के मन में भीतर ही भीतर कुछ न कुछ बह रहा था। दोनों एकटक निहारते हुए कब तक खड़े रहे और दोनों समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। जो सूरज है वो समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ने लगा था। अचानक वामिरो को ध्यान आया और वो घर की तरफ दौड़ी क्योंकि शाम होने वाली थी। लेकिन ततारा अभी भी वहाँ खड़ा हुआ था स्थिर होके। दोनों रोज उसी तरह पहुँचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते, एकटक। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा चल रहा था। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और हवा की तरह ये बह उठी। ये जो बात है, वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहते और अफवाहें फैलती रहीं। अब यहाँ कहा गया कि दोनों छिपते छिपाते मिलते रहे, एक दूसरे को मूर्तिवत एकटक देखते रहते। दोनों में समर्पण की भावना थी। लेकिन कुछ युवकों ने, लपाती के कुछ युवकों ने इन दोनों को देख लिया या भांप लिया, जान लिया दोनों के बीच में क्या है। लेकिन ये दोनों, वहाँ के गांव वाले समझाए उसको, लेकिन ये दोनों अपनी बात पर अडिग रहे, अटल रहे और एक दूसरे से मिलते रहे, जिससे ये अफवाहें हैं और ज़्यादा फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रम में तनिक भी न था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होठ काँप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। ततारा विहल हुआ। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। दोनों की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किरकिरतव्य विमूढ़ था। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहाँ पे आए। अब यहाँ पे क्या कहा है कि लिखा है किंग कीर्तव्य विमूढ़, जिसका मतलब होता है कि असमंजस में पड़ जाना कि क्या करूं क्या ना करूं। अब पासा गांव में जहां ततारा रहता था वहां पशु पर्व का आयोजन किया गया था, जहां हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त उनके युवकों की शक्ति की परीक्षा
की प्रतियोगिता होती थी। यहाँ वर्ष में एक बार ये सभी गाँव के लोग हिस्सा लेते थे और नृत्य संगीत होता था, भोजन का आयोजन किया जाता था। शाम के समय सभी लोग एकत्र हुए, लेकिन ततारा का मन इस चीज़ में नहीं लग रहा था। वो बस वामिरो को ढूंढ रहा था। और वामिरो जब उससे मिली तो उसने देखा कि वो बहुत भयवश है, डरी हुई है, झिझक रही है। उनकी आंखें तरल है, वो रोने वाली है, जैसे ऐसे लग रहा है होंठ कांप रहे हैं। और जैसे उसने ततारा को देखा वो फूट फूट कर रोने लगी, जिससे ततारा भी व्याकुल हो उठा। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे ये दोनों जब रोने लगे तो उसकी माँ वहाँ पहुँच गई वामिरो की, और उन दोनों को देखकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और उसे गांव वालों के सामने ये अपमानित जैसा लगा। और गांव के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरुद्ध में आवाज़ उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो भी बस रोए ही जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह के निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वही अपनी असहायता पर खिज। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खींच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खींच गई थी वहाँ तक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़े में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसा दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी, इसीलिए वह सिहर उठे, कांप उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीख पड़ती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह का दृश्य है। वामिरो की जो माँ है वो गुस्से में है, गांव के लोग उस गुस्से में हैं, लेकिन ततारा के विरोध में। लेकिन ये ततारा के लिए असहनीय हो रहा है वामिरो को रोना, वहाँ की परिस्थिति देखना, जहाँ वो देख रहा है कि विवाह के लिए मना ही है, वहीं अपने परंपरा पर भी उसे गुस्सा आ रहा है। और वो कैसे असहायता पर भी खिंच रहा है, गुस्सा कर रहा है। और वामिरो का दुख उससे और देखा नहीं गया, वो और गहरा होता गया। अचानक उसने तलवार की निकाली मूठ पकड़कर उसने धरती पर लकीरें खींचने लगी, मानो वो लकीरें ऐसे खींच रहा था जैसे दो धरती फटने वाली हो, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होने वाली हो। तो ये दृश्य जो था ये गांव वाले को भी डरा रहा था, और गांव वाले ने ऐसे कभी कल्पना नहीं की थी, इसीलिए वो भी कांप उठे। और ये चीज़ देखकर वामिरो भी फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वो थी वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। अब कैसे, जब धरती के बीच में धरती पे लकीर खींची तो दो पार्ट में, दो द्वीप में डिवाइड हो गया। ये एक तरफ ततारा था, वो दूसरी तरफ धरती को थामना चाह रहा था, लेकिन उसकी जो छलांग लगाकर, लेकिन उसकी जो पकड़ थी वो थोड़ी कमज़ोर साबित हुई, जिससे फिसलते फिसलते भी वो बस वामिरो का नाम ले रहा था और वामिरो भी बस ततारा का। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा। कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ,
कोई नहीं जानता है। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई, अलग हो गई। दोनों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिला कि ततारा गया कहाँ। आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे और वहाँ से ये नियम, पहले ये नियम था कि एक गांव का बंदा या एक गांव का युवक या युवती दूसरे गांव के युवक या युवती से शादी नहीं कर सकते, लेकिन अब ये भी होने लगा। ततारा वामिरो की त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी कि कैसे उन दोनों ने अपना बलिदान दे दिया। तो उम्मीद है आपको ये प्रेम कथा ततारा वामिरो की समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।